ले फिर आ गए। तू लोगों को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ने से मेरा अभिप्राय कुछ लोगों का भ्रम और घमंड तोड़ने से। जय हिंद देशवासियों, मैं भूतपूर्व सैनिक अमरजीत यादव, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। वर्ष 2003 में बनारस बीआरओ से सेना में भर्ती हुआ था और 16.5 वर्ष सर्विस पूरी करके 2020 में सेवानिवृत्त हुआ। लेकिन पिछले 12 वर्षों से अपने ही खिलाफ एक युद्ध लड़ता चला आ रहा हूँ। अक्सर मैं लोगों से सुनता आ रहा हूँ कि वक्त से बड़ा इस दुनिया में नहीं दूसरा कोई नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि धैर्य से बड़ा इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। मैंने धैर्य से वक्त को हरा दिया। मैं पिछले 12 वर्षों से दुनिया से अकेले ही लड़ रहा हूँ। एक तरफ दुनिया है और दूसरी तरफ मैं अकेला। हजारों कठिनाइयां, विषम परिस्थितियां आई, लेकिन अपने पेशेंस, हौसले और जिंदादिली से सबको मात दिया। इस दौरान न रुका हूं न टूटा हूं। जब कोरोना महामारी चरम पर था, लॉकडाउन लगा था, लोग भयभीत थे, उस वक्त भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उससे अनेक गुना अधिक पीड़ा तो मैं पहले से ही सहन करता रहा था। मैंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या को पूरा किया, जहां हर किसी ने मेरा इम्तिहान लिया, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास था। हमेशा ऐसी परिस्थितियां रही जो आत्महत्या करने से लेकर हिंसा करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी खामोशी आई नहीं, शोर मचाएगी। इस तपस्या को पूरा करने के लिए मैंने अनगिनत बार अपने आत्म स्वाभिमान के साथ साथ हर एक चीज से समझौता किया, क्योंकि बदलाव के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है, खुद को बुरे दौर से गुजारना पड़ता है। मुझे समाज में, सेना में बदलाव लाना है, जिसके लिए 12 वर्षों से खुद को खपाता चला रहा। साथ ही पेशेंस का एक नया मापदंड स्थापित किया। पिछले 12 वर्षों से महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। इस कठोर तपस्या ने मुझे औसत से असाधारण बनाया। अब जबकि मैंने इस तपस्या को पूरा कर लिया, तो मुझे कुछ ज्ञान और अनुभव प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ मेरा कुछ उद्देश्य है, जो कि बदलाव के लिए है, और इसीलिए आज मैं सामने आया हूँ। मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा भी लिख रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल निराश हो चुका है, उसको लग रहा है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, सुसाइड ही एकमात्र विकल्प है, उससे मेरा संघर्ष एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। मेरी कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देती। बहुत कुछ है बताने के लिए, अब समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं, कहां पर समाप्त। लेकिन सबसे पहले मुख्य विषय पर आता हूं। मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, जिसके उत्तर आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाले। प्रश्न नंबर 1, क्या कारण है कि आए दिन भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों में जवानों द्वारा सुसाइड, अपने ही साथियों की गोली मारकर हत्या या अपने ही अधिकारियों की हत्या करने की खबरें हमें बराबर सुनने को मिलती रहती है। जितने जवान सीमाओं और दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद नहीं होते हैं, उससे ज्यादा आत्महत्या और अपने ही साथी द्वारा मार दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, किस प्रकार से मैंने स्वयं 2011-12 के दौरान एक भारतीय सेना के एक अधिकारी, एक सूबेदार मेजर और लगभग 100 जवानों को मरने से बचाया, जिससे कि उनके परिवार भी उजड़ने से बच गए, और साथ ही साथ मैंने खुद अपने आप को भी बचाया। अगर मैं भी उस समय सबको मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया होता, तो जांच में शायद पारिवारिक कारणों को ही इस घटना का जिम्मेदार ठहराया गया था। मेरी आप बीती ऐसी है जिसमें अनेकों ट्विस्ट है, पेच है, रोमांच है, किसी थ्रिलर मूवी की तरह, जो आपको अंदर से झकझोर कर रखते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्या कारण है कि इतने ज्यादा संख्या में सेना के जवान वीआरएस लेते हैं? सेना एक बेहतरीन संस्था है, लेकिन कुछ लोग किस प्रकार से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, अभी आगे इस वीडियो में बता रहा हूं। मैंने खुद देखा है कि जो बंदा बड़ी यानी सहायक ड्यूटी करने से मना करता था या उनके तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, आज देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानूनों को समाप्त किया जा रहा है, तो यह काम सेना के अंदर क्यों नहीं किया जाए? पॉइंट नंबर 5, आपको यह भी जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से सच जब तक जूते पहन रहा होता है, तब तक साजिश षड्यंत्र से फलित दुष्प्रचार रूपी झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ गया होता है। और मेरे केस में तो पिछले 1 दशक से दुष्प्रचार रूपी झूठ की दुनिया का चक्कर लगा है, लेकिन मैंने भी धैर्य रूपी जूते पहन रखा है। अब मैं बहुत संक्षेप में सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटनाक्रम को बताने जा रहा हूं। अगर मैं विस्तार से बताने लगूं तो यह वीडियो कई घंटे का हो जाएगा। एक कहावत है
पानी में रहकर मगर से बने। इस कहावत से मैं भली भांति वाकिफ हो चुका हूं। हालांकि 2011 मध्य तक मैं इस बात को बहुत हल्के में लेता था, बहुत हल्के में लेता। मुझे लगता था कि कोई बड़ा है, अधिकारी है, पावर और पैसे वाला है, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहा हूं, मेरा नियत ठीक है, तो मुझे किस बात का डर। दुर्भाग्यवश ये मेरा भूल था। अप्रैल 2011 में मैं दिल्ली से जम्मू पोस्टिंग गया। जम्मू में जिस यूनिट में मैं पोस्टिंग गया था, वहां महज 3 महीने ही हुए थे कि मेरा पोस्टिंग निरस्त होकर 624 यानी बटालियन 624 यानी बटालियन बीकानेर के लिए हो। अन्यथा कम से कम 2 साल जम्मू में रहा होता। मैं वहां अच्छी तरह सेट भी हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक था। बाद में पता चला था कि उस समय रिटायर्ड ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसके चलते उस दौरान हुई पोस्टिंग्स को कैंसिल करके दोबारा पोस्टिंग किया जा रहा। तो क्या पोस्टिंग का कैंसिल होना महज एक इत्तेफाक था या होने को कुछ और ही मंजूर था? जुलाई 2011 में मैं जम्मू से 6 से 24 यानी बटालियन बीकानेर में पोस्टिंग आ गया। बटालियन हेडक्वार्टर में 2 महीने रहने के बाद मुझे बटालियन के ही एक वर्कशॉप 288 आर्मर्ड वर्कशॉप कंपनी में पोस्टेड किया गया। उस समय मेरे सर्विस के 8.5 साल पूरा हो चुके थे और मैं अनेकों यूनिटों में सर्विस कर चुका था, लेकिन कहीं पर भी कोई शिकवा, शिकायत, लांछन या दाग नहीं लगते, मतलब सब कुछ ठीक ठाक। सितंबर में मैं 288 आर्मर्ड वर्कशॉप में गया। वहां के ओसी थे मेजर प्रदीप कुमार, ओसी ऑफिसर कमांडिंग मेजर प्रदीप कुमार थे। कुछ दिन बाद मुझे वहां से 24 इन्फेंट्री डिवीजन की एडवेंचर टीम के साथ रायवाला नामक जगह है जो हरिद्वार में, वहां भेजा गया, जहां पर मुझे चोट लग गई। वहां सिविल में डॉक्टर से दिखाया, कमर की मांसपेशी फट गई थी। अक्टूबर में मैं पूरी एडवेंचर टीम के साथ वापस बीकानेर अपनी यूनिट में आ गया। कमर में एक पट्टी चिपका रखा था ऐसे, जख्म अभी ठीक नहीं हुआ था। हम सभी सड़क मार्ग से गए थे और सड़क मार्ग से ही वापस आए थे। अगले दिन बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो मुझे हॉस्पिटल जाना था, लेकिन ओसी साहब ने ऐसा नियम बना रखा था कि कोई तकलीफ में है, किसी की तबीयत खराब है, तो भी पहले ओसी साहब का इंटरव्यू कराओ, उसके बाद फिर एडम अफसर का इंटरव्यू कराओ, उसके बाद पैदल जाना था, गाड़ी नहीं मिली। तकलीफ होते हुए मैंने हर नियम का पालन किया। पहले ओसी साहब का इंटरव्यू कराया, फिर मैं एडम अफसर का इंटरव्यू कराया, लेकिन उसके बाद भी कोई गाड़ी नहीं मिली। चूंकि अस्पताल वहां से दूर था और मैं पैदल जाने की स्थिति में उस दिन नहीं था। मैंने दोपहर 2 बजे तक हर प्रयास करके थक गया, लेकिन मुझे गाड़ी नहीं मिली, जबकि वहां पर 50 से भी अधिक गाड़ियां थी। सब कुछ तानाशाही रवैये से चल रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ कि किस प्रकार से हमारे अधिकारियों द्वारा गाड़ियों का दुरुपयोग किया जाता है। दिन हो या रात, ओसी साहब, उनके परिवार, बच्चों के लिए गाड़ियां 24/7 किसी भी परिस्थिति में तैयार रहती थी। लेकिन कोई जवान बीमार है, किसी की तबियत खराब है, तो उसके लिए गाड़ी नहीं थी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने दर्द का दवा खाया और दुखी मन से बिना कोई छुट्टी लिए यह सोचकर घर चल दिया कि मैं वहीं अपना इलाज कराकर वापस आऊंगा। शाम को मैं ट्रेन में था। यूनिट से कई लोगों का मेरे पास फोन आया। वो बोल रहे थे कि वापस लौट, मैं वापस लौटने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे घर वालों के पास, सभी के पास फोन करके बोला उसे कैसे भी करके वापस भेज दो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। मेरे पास भी घर से फोन आने लगे। माँ, पिताजी, पत्नी सब लोग परेशान थे। उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए मैं दिल्ली में ही डॉक्टर से दिखाया और वापस ट्रेन पकड़कर यूनिट के लिए ट्रेन पकड़ लिया। जब मैं यूनिट में पहुंचा तो ओसी साहब ने मुझे अपने घर पे बुलाया और पूछा क्यों घर भाग रहा था। मैंने कारण बताया तो बोलते भी क्या, सब कुछ तो उन्हीं के द्वारा चल रहा था। चूंकि मैं पूरी रात अनुपस्थित था, एब्सेंट था, जिसका रिपोर्ट बटालियन हेडक्वार्टर में सीओ साहब को लग चुका था। सीओ साहब ने मुझसे कहा कि कल, ओसी साहब ने मुझसे कहा कि कल सीओ साहब के सामने तुम्हें पेश होना है। मैंने कहा ठीक है साहब। मैंने सोच रखा था कि उनकी तानाशाही, गलत नीतियों और खामियों को मैं सीओ साहब के समक्ष उजागर करूंगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि घर भागने का क्या कारण बताएगा सीओ। मैंने कहा कि साहब जो हकीकत है वही बताऊंगा। अक्सर बिना गाली गलौज तो उनका कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता था, लेकिन उस दिन बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले कि बेटा, अगर तू सीओ साहब को सही सही बता देगा तो हमारी यूनिट का नाम खराब होगा, मुझे कहीं और नियुक्ति कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह समझाने लगे। तू ऐसा बोलना कि तेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया था, इसलिए तू घर भाग रहा था, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरा ऐसा इरादा हरगिज नहीं था, परंतु बात यूनिट की इज्जत की आने लगी और एक जवान के लिए यूनिट ही उसका सब कुछ होता है। इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने कहा ठीक है साहब, आप जैसा बोल रहे हो और बात यूनिट की इज्जत खराब होने की आ रही है, तो मैं जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही बोलूंगा। अगले दिन ओसी साहब खुद अपनी जिप्सी में मुझे बैठाकर सीओ साहब के पास ले गए। ये कैसी विडंबना है।
कि ठीक एक दिन पहले अस्पताल जाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं मिलती है, और आज खुद यूनिट का सर्वे सर्वाइया नियोसी अपनी जिप्सी में बड़े प्यार से मुझे बैठा कर सीओ साहब के पास ले जा रहा है। मैं सीओ साहब के समक्ष पेश हुआ। सीओ साहब बहुत गुस्से में थे। सीओ साहब ने मुझसे घर भागने का कारण बताया, पूछा। मैंने वही रफी रटाई बताया कि साहब मेरा घर में कुछ समस्या है जिससे मेरे मानसिक संतुलन खराब हो गया था, जिसके कारण ऐसी गलती हो गई, अब दोबारा से ऐसा गलती नहीं करूंगा। हालांकि सीओ साहब बहुत गुस्सा हुए, थोड़ी देर तक मुझे समझाए, हालांकि कोई सजा नहीं दी, केवल हिदायत देकर मुझे छोड़ दी। मैं वापस यूनिट में आ गया। मुझे लगा कि शायद आज के बाद ओसी साहब के रवैये में सुधार आ जाएगा, लेकिन ये मेरा भूल था। असली पिक्चर अभी बाकी था। ओसी साहब की नीयत और नीति दोनों कैसे खराब थी, आगे आपको वीडियो में पता चला। लगभग 1 महीने बाद हम लोग अपनी यूनिट बीकानेर से 300 किलोमीटर दूर एक्सरसाइज के लिए गए। मुझे स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी मुझे ले जाया गया। बाद में मुझे महसूस हुआ कि अस्वस्थ होने के बावजूद भी मुझे एक्सरसाइज में क्यों ले जाया गया। एक्सरसाइज समाप्त होने से 2 दिन पहले सबको इकट्ठा करके बोला गया कि नायक संजय का मोबाइल चोरी हो गया और कोई लिया है तो दे दो। नायक संजय जो फर्नीचर एमसीयू था और उसी साहब का खासम खास बंदा था। दिन भर ऐसे ही ड्रामा चला। अगले दिन 2-4 लोग कहीं गाड़ी से सुबह ही निकल गए। दोपहर को लोग वापस आए और सबको सुनाकर बोलने लगे कि हम तांत्रिक के पास गए थे। तांत्रिक ने हमें बताया है कि गोरा रंग का लड़का और अभी 1 महीना पहले घर भाग रहा था, वही मोबाइल चुराया। कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर मेरी तरफ मारने जैसा इशारा करने लगे, फर्तियां कसने लगे, घूरने लगे। सूबेदार मेजर केएल वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूबेदार मेजर केएल वर्मा जिसको उसी यूनिट से रिटायर होना और उसे ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन बनने के लिए एसीआर आर्मी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में ओसी साहब से अच्छे नंबर चाहिए थे। उसने सबको इकट्ठा करवाया, एक एक करके सबको अलग करता गया और मुझसे बोल रहा है कि नायक संजय का मोबाइल तू ही लिया, नायक संजय का मोबाइल दे दे। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, मैं हक्का बकरा। मैंने अपनी शर्ट बनियान सब फाड़ दी। मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं गिठार होकर लेट गया, पूरा तमाशा बन गया। उसके बाद 2-4 लोग ले जाकर अलग मुझे समझाए, झूठी दिलासा देने लगे। जब पूरा तमाशा हो गया उसके बाद कोई भी दोबारा मुझसे मोबाइल की बात करने नहीं आया। उस पल को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, भाई। पूरी यूनिट की नजरों में मुझे चोर बना दिया। उस रात को मैं खाना तो दूर, पानी तक नहीं पी। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। अगले दिन पता चलता है कि उसका मोबाइल मिल भी गया। नायक संजय और दूसरे अन्य लोगों से मैंने पूछा कि आप लोगों को मोबाइल कहां से मिला, किससे मिला? तो बोले कि जाने दो ना यार, मिल गया ना, मिलने से मतलब है। मैंने आज जो बंदा आज तक किसी कलम तक नहीं चुराया था किसी का, जो बचपन से अपनी माँ द्वारा ऐसी कथा कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था कि चोरी करने से, किसी का नुकसान करने से भगवान द्वारा भांति प्रकार की यातनाएं दी जाती है, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को उन लोगों द्वारा इतना बड़ा आघात पहुंचाया गया। ओसी साहब सूबेदार मेजर केएल वर्मा द्वारा सब स्क्रिप्ट पहले से लिख लिया गया था। किसकी क्या भूमिका रहेगी सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था। जो लोग स्क्रिप्ट में शामिल थे उनकी भूमिकाएं बांट दिया गया था। घटना को ऐसे अंजाम दिया गया, ऐसा माहौल बना दिया गया ताकि बाकी लोगों को आसानी से यकीन हो जाए कि वास्तव में मोबाइल मैं नहीं चुराया था। इस घटना को अंजाम देने से 1 दिन पहले सूबेदार गिरी साहब, जो कि हमारे सेक्शन इंचार्ज थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनको कहीं दूसरी जगह भेज दिए गए ताकि घटना को अंजाम देने में कोई अड़चन न आए, क्योंकि वह भी वहां के सिस्टम से परेशान थे और विरोध करते थे। एक्सरसाइज समाप्त करके सभी यूनिट में वापस आ गए। प्रदीप साहब ने सैनिक सम्मेलन किया और बोले कि भाई एक्सरसाइज में मोबाइल चोरी हुआ था। लोगों ने कहा जी साहब। फिर उन्होंने कहा कि देखा आप लोगों ने किस तरह से मैंने मोबाइल वापस दिलवाया। लोगों ने कहा जी साहब। और फिर उन्होंने कहा कि देखा उस बंदे को कितना कष्ट झेलना पड़ा। स्पष्ट रूप से उनका इशारा मेरी तरफ था और बाकी लोगों के लिए संदेश था कि जो कोई भी उनके खिलाफ जाने की या चून भी करने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र। उसके बाद किसकी मजाल थी, किसका हिम्मत था कि उनके खिलाफ चू भी करे। दरअसल हुआ यूं था कि जब मैं घर भाग रहा था और फिर वापस आया था तो उन्होंने पूछा था कि सीओ साहब को क्या बताया। उस वक्त मैंने कहा था कि जो हकीकत है साहब वही मैं बताऊंगा।
बाद में उन्होंने बहुत समझाया था, तब जाकर मैंने अपना इरादा बदला था, उनकी बातों को माना था। उनको यह लगा था कि एक सिपाही की इतनी औकात कि मेरी शिकायत सीओ से करने जा रहा था, और अगर मैंने उसको अपनी भाषा में नहीं लिया होता तो शिकायत कर ही लिया होता। इससे उनका ईगो हर्ट हुआ था। उन्होंने इसे नाक का सवाल बना लिया था। बाकी का काम उनके चमचों ने उनका काम घर पे पूरा कर दिया था, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका सूबेदार मेजर के एल वर्मा की थी। उसको एसीआर में नंबर चाहिए था, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन बनने की। इसके बाद न सिर्फ हमारी यूनिट बल्कि पूरी बटालियन तक यह खबर फैला दी गई। मुझे सुनाकर बोला जाता था कि अपने अपने बॉक्स में ताला लगाकर रखना, चोर इधर ही रहता है, चोर इधर ही है। यहां तक कि कच्छा बनियान चुराने तक के आरोप मुझ पर लगाए जाने लगे। सोते जागते खाते पीते हर वक्त मुझे भांति भांति प्रकार के ताने मारे जाते। मेरे चरपाई के बगल में बैठ कर मुझे कोसा जाता था, फप्तियां कसा जाता था। हर वक्त मक्खियों की तरह भिन्न भिन्न यही सब मुझे सुनाई देता रहता था। मैं गहरे सदमे में आ गया। जब हर पल घुटन होने लगी, तब मैं परेशान होकर बटालियन हेडक्वार्टर में एडजुटेंट से, अपने एडजुटेंट होता बटालियन हेडक्वार्टर में, उससे बात की। बिना किसी को बताए चुपके से उनसे बात किया। मैंने कहा कि मैडम, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, कृपया करके मुझे किसी दूसरे वर्कशॉप कंपनी में पोस्टेड करते हैं, क्योंकि उस बटालियन के 5 अलग अलग वर्कशॉप कंपनियां थी। एडजुटेंट एक लेडी अफसर थी, कैप्टन रैंक की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सीओ साहब से बात करूंगी। कुछ दिन बाद मैंने उनको फिर से फोन लगाया, क्योंकि मैं आखिरी हद तक परेशान था। मैं जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना चाहता था। शाम का वक्त था, मेरे मोबाइल में पूरा रिंग बजा, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि व्यस्तता वश उन्होंने फोन नहीं उठाया होगा। अगले दिन मेरे पास ओसी साहब का फोन आता है, मेजर प्रदीप साहब का। वो मुझसे सवाल करते थे, तूने एडजुटेंट मैडम से क्या क्या बदतमीजी किया और क्यों किया, तेरा इरादा क्या? मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, मैं हतप्रभ था। दरअसल हुआ यूं कि जब मैं 624 यानी बटालियन में पोस्टिंग आया था और बटालियन हेडक्वार्टर में ही था, 288 में नहीं गया था, तो मुझे उसी एडजुटेंट कैप्टन मैडम के पास बंगले पर बड़ी यानी सहायक ड्यूटी के लिए भेजा गया। मैं इस शर्त पर सहायक जाने को तैयार हुआ था कि जैसे ही मेरी पोस्टिंग किसी वर्कशॉप में होगी, मेरे जगह किसी दूसरे को भेजा जाए। उसी दौरान मैडम छुट्टी पर अपने घर चली गई। इस बीच मेरा पोस्टिंग 288 आर्मर्ड वर्कशॉप कंपनी के लिए रिमार्क कर दिया गया। जब मैडम छुट्टी से वापस आई और मैंने उनसे कहा कि मैडम, मेरा पोस्टिंग 288 आर्मर्ड वर्कशॉप के लिए कर दिया गया है, आप बताइए मैं किसको अपना चार्ज हैंड ओवर करूं। इतना सुनते ही उन्होंने कहा कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप मेरे पास ही रहोगे। मैं सीओ साहब से आपका पोस्टिंग कैंसिल करवा कर बटालियन हेडक्वार्टर में ही करवा दूंगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा कि मैडम, मैं यह ड्यूटी यानी सहायक ड्यूटी नहीं कर सकता। मुझे कुछ दिन के लिए मजबूरी में डिटेल किया गया था और मैंने मान लिया था। अब जब नए बंदे आ गए हैं और मेरा पोस्टिंग भी कर दिया गया है, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकेंगे? मैंने साफ साफ मना कर दिया और 288 आर्मर्ड वर्कशॉप में पोस्टिंग चला गया। उस समय मैडम का गुस्सा चरम पर था। इससे उनका ईगो हर्ट हो गया था। मुझे समझ में आते देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। जब मैं परेशान होकर मैडम से किसी दूसरे वर्कशॉप में पोस्टिंग के लिए फोन किया था, तब इस विषय पर मैडम और ओसी साहब से यानी प्रदीप साहब से आपस में बातचीत हुई। मैडम ने ओसी साहब को बताया होगा कि आपका एक बंदा अमरजीत यादव, सिपाही अमरजीत यादव बार बार मेरे पास फोन कर रहा दूसरे जगह पोस्टिंग के लिए। दोनों के दिलों में एक ही जख्म था और दोनों का दुश्मन भी एक ही था, सिपाही अमरजीत यादव। क्योंकि अलग अलग समय पर मेरी वजह से दोनों लोगों का ईगो हर्ट हुआ था। अब इससे अच्छा मौका कहां मिलने वाला था। हालांकि ओसी साहब ने तो बदला ले लिया था, लेकिन अभी भी उनका मन नहीं भरा था और वहां तो बात अधिकारी की थी। फिर क्या था, एडजुटेंट मैडम ने सीओ साहब से मेरा शिकायत कर दिया कि सिपाही अमरजीत यादव मेरे पास बार बार फोन कर रहा, मेरे पास अश्लील मैसेज भेज रहा है, उसका नियत ठीक नहीं है, अगैरा वगैरह क्रीम पाउडर लगाकर उन्होंने बता दिया। फिर क्या था, उसी सीओ साहब के सामने समझ मुझे फिर ले जाकर पेश कर दिया गया। सीओ साहब बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे। गालियां देते हुए बोले कि पिछली बार तो तुझे छोड़ दिया था क्योंकि तूने मानसिक संतुलन खराब होने की बात कही थी, लेकिन इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये बंदा वास्तव में मैडम के साथ अश्लीलता किया। देखो क्या क्या होता है। उनको मेरे चरित्र पसंद हुआ, क्योंकि अफसर में तो ऐसे ही अच्छी तरह बनती है। और यहाँ तो बात एक लेडी ऑफिसर जो कि एडजुटेंट भी थी।
मैं पत्थर की मूर्ति की भांति चुपचाप सीओ साहब के सामने खड़ा, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पहले से ही उनके समझ घर भागने के केस में मानसिक संतुलन खराब होने की बात कबूलवा कर मुझे जेल में फंसा दिया गया था। अगर मैं अपनी सफाई भी देता तो किस मुंह से देता? बात पलटना पड़ता, हर बात पलटना पड़ जाता। मसलन उस समय में मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से घर नहीं भाग रहा था, बल्कि उनकी तानाशाही और सिस्टम से परेशान था। उस वक्त आपके समझ ओसी साहब द्वारा मुझसे झूठ बोलवाया गया, उसके बाद साजिश षड्यंत्र और धोखे के तहत मुझे चोर बना दिया गया। अब हर वक्त मुझे परेशान किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। इसलिए मैं परेशान होकर एडजुटेंट मैडम के पास दूसरी जगह पोस्टिंग के लिए फोन किया था, न कि मेरा इरादा कुछ और था। अगर बताना पड़ता, बहुत कुछ बताना पड़ता। इसी कारण उस वक्त मैं खामोश रहा, क्योंकि सीओ साहब ऐसी बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और मेरी बातों पर यकीन भी नहीं करेंगे। काफी डांट फटकार लगाने के बाद सीओ साहब ने मुझे 2 महीने तक बटालियन हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया, यानी अपनी देख रेख में रखा। बटालियन हेडक्वार्टर से लेकर वर्कशॉप तक लगभग 500-600 लोगों के बीच मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। वो तो सीओ साहब अच्छे थे कि दोनों बार मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दी, अन्यथा जैसा चक्रव्यूह रचा गया था, जैसा गेम खेला गया था, दोनों बार मुझे बहुत बड़ी सजा हो सकती थी। अब बेइज्जत हुई सो तो अलग, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट में भी पनिशमेंट टूटी धब्बा दाग लग गया होता। शायद ऊपर वाले भगवान की कुछ कृपा रही हुई। मैं आज भी उस सीओ साहब को धन्यवाद देता हूं। 2 महीने बाद मुझे फिर से 288 आर्मर वर्कशॉप में भेज दिया गया, यानी मेरे यूनिट में भेज दिया गया। जब मैं वापस 288 आर्मर वर्कशॉप में गया तो हालात पहले से ही बदतर हो। चोर तो कहा जाता, पहले से ही कहा जाता था, साथ ही साथ मुझे घटिया भी कहा गया। मुझे सुना कर बोला जाता था कि इसने मैडम को आई लव यू बोला था, इसने मैडम के साथ अश्लील मैसेज भेजा था मैडम को, कि चोर भी है, घटिया भी है, और भी बहुत कुछ। बार बार मेरा चरित्र हनन किया जाने लगा। कुछ लोग मुझे बोलते थे कि सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया पूरा दिन खराब हो जाएगा। मुझे बहुत गहरा सदमा था। अभी पहले सदमे से बाहर ही नहीं निकला था कि दूसरा सदमा। यहां मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देशवासियों, कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। मेरे साथ परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। एक सैनिक के लिए यूनिट ही उसका घर होता है और 24 घंटे हमको उसी यूनिट की चारदीवारी में रहना होता है। मुझे हर वक्त यूनिट के लोगों के बीच में ही रहना था। चमचों का एक ग्रुप बन गया था, जो कि बाकी लोगों को भी मेरे खिलाफ बरगलाता रहता था। और जब भी कोई नया बंदा पोस्टिंग आता था वर्कशॉप में, उसको भी बरगलाया जाता था कि देखना इसने अपना सामान बचा कर रखना, इस चोर है, इसने एडजुटेंट मैडम के साथ अश्लीलता किया था, वगैरह वगैरह, जिसमें सुबेदार मेजर केएल वर्मा की भूमिका सबसे अहम है। मुझे ताने मारना, अपशब्द कहना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना, आइसोलेट करना और भी छोटे छोटे आरोप लगाना, यही सब चलता रहता था। मुझे सुनाकर बोला जाता था कि अब ये बहुत जल्दी सुसाइड करने वाला, आत्महत्या करना, ये पागल हो गया, इसे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना था। अनेकों बार मुझे आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया। उन लोगों का व्यवहार मेरे प्रति गिद्धों जैसा था। मुझे उसी दौरान चेहरे पर एक साइड पैरालिसिस भी हो गया था। मानसिक पीड़ा के साथ साथ शारीरिक पीड़ा भी हुआ। उन दिनों की परिस्थितियों को बयां करने के मेरे पास शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं। जब हर जगह से परेशान हो गया, निराश हो गया, जब बिल्कुल मरने या मारने की स्थिति आ गई, तो मैंने एक योजना बनाई। हमारे यूनिट में हर महीने के अंत में एक बड़ा खाना का आयोजन होता था, जो कि लगभग हर यूनिट में होता है, जिसमें ओसी साहब, सुबेदार मेजर केएल वर्मा सहित सभी जेसीओ और जवान शामिल थे और एक साथ में खाना खाते थे। अपने प्लान के मुताबिक मैं बाजार से जहर लेकर आ गया था। मैं जहर को पूरे खाने में मिलाने जा रहा था, जिससे उन लोगों की मौत हो जाए, साथ ही मैं अपने आप को भी समाप्त करना होता। देशवासियों, यह वीडियो बहुत लंबा हो गया। आगे क्या कुछ घटित हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मेरा प्लान असफल हो गया, उसके बाद मेरे साथ और क्या क्या जुर्म किया गया, किस प्रकार से मैंने हर जगह चिट्ठियां लिखी, शिकायत की, लेकिन अब मेरा आगे उद्देश्य क्या है, मैंने इन कठिनाइयों से क्या क्या ज्ञान और अनुभव अर्जित किए, और भी बहुत कुछ बताने के लिए है, जिसके लिए मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।